नमस्कार दोस्तों। तो आज के कुछ हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि आपको इस डिस्कशन की पीडीएफ मिल जाए और आप उसका प्रॉपर रिवीजन कर सकें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला लेक्चर है नाइन्थ शेड्यूल, हमारे संविधान के जो नाइन्थ शेड्यूल है उससे संबंधित है। और एक टॉपिक और है जो सुप्रीम कोर्ट में अपील पीआईएल दाखिल की गई है, प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो एक्चुअली हुआ क्या है, जो झारखंड की असेंबली है, उनने जो वैकेंट गवर्नमेंट पोस्ट है और सर्विस है उनमें आरक्षण के बिल को पास किया है और आरक्षण को 77% तक पहुंचा दिया है। तो इस पे इसलिए चर्चा में आया था, उसको 9 शेड्यूल में रखने की कोशिश की है। ठीक है, तो हमको पढ़ने की आवश्यकता है ये क्या है। ठीक, और 9 शेड्यूल को एक्चुअली क्या है, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था आर्टिकल 31A के तहत। इसका मेन उद्देश्य था कि एक्चुअली हमारे देश में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में गरीबी अधिक थी, असमानता अधिक थी, समांतवाद था, जमींदारी व्यवस्था थी। तो लोगों के पास जो जमीन थी समान रूप से नहीं थी। कोई बहुत अधिक गरीब था, कोई बहुत अधिक अमीर था। तो इसलिए सरकार ने कहा कि हमको भूमि सुधार करना है, तो संपत्ति के अधिकार को, जो कि मौलिक अधिकार दिया गया है, उसको बाईपास करने की आवश्यकता है। और अगर मौलिक अधिकार में कोई टकराव उत्पन्न होता है तो जो हमारी जो जुडिशरी है वो ओवरव्यू करती है, जो विधायिका के द्वारा जो कानून बना होता है उसके द्वारा। और उसमें अगर कोई उनमें ऐसा मिलता है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसको टेक डाउन, मतलब कि उसको खत्म करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन के तहत कहा कि हम इसमें अगर 9th शेड्यूल में कुछ अगर लॉ डालेंगे तो जुडिशियली रिव्यू होगा, वो उसमें ये न्यायपालिका है इन कानूनों का ओवरव्यू नहीं कर पाएगी, तो इनको जुडिशियली रिव्यू से अलग करने का प्रयास किया गया। ठीक है, आर्टिकल 31A के तहत। लेकिन इसी के साथ साथ आर्टिकल 31B भी जोड़ा गया, एक कॉम्प्लीमेंट है इसका। कहा कि इसमें जितने भी कानून होंगे इसको भी प्रथम संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया, और इसमें जितने भी कानून होंगे, जितने भी एक्ट होंगे, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा 9th शेड्यूल में, और इनको वॉइड और डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इस बात को इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करते, और अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो उसको इनको ओवरव्यू नहीं किया जा सकता। आपको पता है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, जो कि मौलिक अधिकार था, उसको हटाकर आर्टिकल 300A में डाला गया और उसको कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, लेकिन हमारी न्यायपालिका कहाँ मानने वाली, काफी प्रगतिशील थी। उनने आईआर, अब इसका क्या होने लगा, एक्चुअली दुरुपयोग होने लगा। इस सूची में 9वीं अनुसूची में जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार कानून बनाती थी, उसमें कोई भी कानून जाके डाल देती थी। कुछ राज्यों ने तो आरक्षण से संबंधित कानून भी इसमें डाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1973 में कि अगर आप आईआर केवलो केस में कहा, स्टेट ऑफ तमिलनाडु बाद में, कि आप बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि केशवानंद भारती बाद में न्यायपालिका ने इसको याद किया और कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर में आप संविधान संशोधन के द्वारा भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। और इसी के तहत कहा कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा तो आपने जो 9th शेड्यूल में जो कुछ कानून लॉ डाले हैं, हम उनका जुडिशियल रिव्यू करेंगे, ओवरव्यू करेंगे, और अगर हमको उसमें कुछ गलत लगता है तो उसको हम स्ट्राइक डाउन करने की कोशिश भी करेंगे, और ऐसा कई बार हुआ भी है। ठीक, इसमें मैंने बताया कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून इसमें डाल सकती हैं। ये हमने पढ़ लिया, तो इसको एक बार आप पॉज करके पढ़ेंगे। दूसरा, कुछ शेड्यूल हैं, आप इसको याद रखेंगे, टीयर ऑफ ओल्ड पीएम। टी मतलब पहली जो शेड्यूल है वो हमारे टेरिटरी और स्टेट के संबंध में बात करती है। दूसरी शेड्यूल है वो हमारी वेतन भत्तों के बारे में बात करती है। थर्ड जो शेड्यूल है
वो हमारे अफर्मेटिव ओथ के बारे में बात करती है। और फोर्थ शेड्यूल है राज्यसभा सीट एलोकेशन के बारे में बात करती है। फिफ्थ शेड्यूल हमारी शेड्यूल एरिया के बारे में बात करती है। और सिक्स शेड्यूल है वो हमारे अदर शेड्यूल एरिया के बारे में बात करती है। कमेंट करके आप मुझे बताइए इसमें कौन कौन से राज्य हैं। और जो सातवीं शेड्यूल है फेडरल लिस्ट के बारे में बात करती है। और आठवीं आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करती है, 22 लैंग्वेज है, इस बात को बताएंगे। मूल रूप से कितनी थी आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। और जो नौवीं शेड्यूल है हमारी लैंड रिफॉर्म के बारे में बात करती है। और जो 10वीं है डिफेक्शन के बारे में बात करती है, 1985 में 92 संविधान संशोधन के तहत लाया गया। 11वीं पंचायती राज 1992 में 73वें संविधान संशोधन। और जो 12वीं अनुसूची है वो म्यूनिसिपलिटी से संबंधित 1993 में 74वें संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, आर्टिकल 142 चर्चा में है। पहले बात इस बात को समझो कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि आप सुप्रीम कोर्ट कुछ भी अपना पूर्ण न्याय टोटल जस्टिस करने के लिए इस आर्टिकल का उपयोग कर सकता है। अपनी डिग्री को इन्फोर्समेंट करने के लिए, अपने ऑर्डर को इन्फोर्समेंट करने के लिए, उनको लागू करने के लिए, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 142 का उपयोग सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो हाल ही में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 142 का उपयोग करके जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कुछ, जैसे इनको बात करते हैं परिवालन, तो इनको रिलीज कर दिया गया है इनको जबकि, और एक केस 1991 से चल रहा था और 2022 में जहां को इनको रिलीव मिला है। तो इसलिए एक्चुअली क्या हुआ, इनको मतलब कि न्याय में देरी हो रही थी, तो आर्टिकल और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए इनको रिलीज कर दिया है। ना तो तमिलनाडु सरकार सुन रही थी, ना सेंट्रल गवर्नमेंट सुन रही थी। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 2018 में 3 महीने का समय दिया गया था कि आप इस पर रिलीज करेंगे इनको, क्यों नहीं, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को आग्रह किया था कि इनको रिलीज कीजिएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु सरकार के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 महीने का समय दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं माना, तो सुप्रीम कोर्ट ने जाके इनको आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए, पूर्ण जस्टिस का उपयोग करते हुए इनको रिलीज कर दिया। ठीक है, जैसा आप इनको देख पा रहे हैं। तो 3 लोग थे, संतान, मोर्गन और परिवर्तन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमने आर्टिकल 142 पढ़ लिया, आप इसको एक बार देख सकते हैं। अब करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट चर्चा में है, एक्चुअली यूएस की है और यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी इसको मॉनिटर करने का प्रयास करता है। हाल ही में इंडिया को इस लिस्ट से रिमूव किया गया। तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिया को इसको पहले रखा गया था। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि यूएस मॉनिटर करता है कि कौन देश अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है। मैनिपुलेट करने का मतलब डॉलर के अगेंस्ट हमने क्या कर दिया, उसकी डिवैल्यूएशन कर दिया। और ये काम अधिकतर चाइना करता है, तो चाइना की करेंसी भी इसमें शामिल है। क्योंकि अगर हम डॉलर की वैल्यू, अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर देंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा अपेक्षाकृत एक निश्चित लेवल के बाद। ठीक है, तो इसलिए अब इंडिया को यहां से बाहर कर दिया गया। तो आप ध्यान रखेंगे करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट किससे संबंधित है, यूएस से संबंधित है। भारत इसमें शामिल नहीं है, अभी इसको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलो, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट या अथॉरिटी चर्चा में, इनने एक ऑडिट क्वालिटी इंस्पेक्शन गाइडलाइन जारी की है ताकि हमारे देश में जो ऑडिट, जो हमारे प्रोफेशंस हैं जैसे सीए वगैरह, वो अच्छे से ऑडिट कर सकें। और ये कई भी केस में हमारे पास जो बहुत सारी कंपनियां, उनको ऑडिट में कई करप्शन से संबंधित केस ना हो। तो एनएफआरए क्या है, इसको 2018 में जब विजय माल्या के केस आया, लोग यहां से भागने लगे, तो सरकार ने कहा कि ऑडिट सही से होना चाहिए, कंपनियों में फ्रॉड दिखने लगे। तो सरकार ने कहा कि हमें ऑडिट सही से होना चाहिए, तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत एनएफआरए को एस्टेब्लिश किया गया। इसके चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है और इसमें मैक्सिमम 15 मेंबर हो सकते हैं। ड्यूटीज इसमें है कि अकाउंटिंग ऑडिट की पॉलिसी के संबंध में रिकमेंडेशन देना, मॉनिटर करना, इन्फोर्स करना कंप्लायंस को, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटर स्टैंडर्ड को तय करना। इतना आप ध्यान रखेंगे ताकि हमारे देश में जो वित्तीय स्थिति है वो कंपनियों की सही रूप से हो सके। दूसरा, ग्लोबल ऑफशोर वाइंड अलायंस है, इसको
अब इसमें 9 न्यू कंट्री इंक्लूड हुई हैं, जिसमें बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, यूएसए और यूके है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इंडिया इसका पहले से मेंबर है। जो हमारी वाइंड एनर्जी है उसके संबंध में ये प्रयास करते हैं, अच्छी अच्छी बात है। 2030 तक 300 गीगावाट तक ये लाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब 70 गीगावाट पर ईयर ये 2030 तक काम करने का प्रयास करेंगे। इसको इनिशिएट किया था अरेना ने, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी डेनमार्क के है, और ग्लोबल वाइंड एनर्जी काउंसिल इनके द्वारा इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया था। भारत भी इसका क्या है, सदस्य है। ठीक है। मीथन, अभी हमारी जो इजिप्ट में जो मीटिंग हो रही है COP27 की, उसमें मार्स को लॉन्च किया गया है। मार्स मतलब मंगल को नहीं, मार्स का मतलब है मीथेन अलर्ट रिस्पॉन्स सिस्टम, कि मीथेन कौन कितना इमिट कर रहा है और जिससे हमारे क्लाइमेट चेंज में क्या प्रभाव हो रहा है। ठीक है। अब इसमें 25% से अधिक जो एंथ्रोपोजेनिक जो क्लाइमेट चेंज का योगदान है, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ये मीथेन का मिशन हुआ है, और क्लाइमेट चेंज में मीथेन का काफी बड़ा योगदान रहता है। इसको इंप्लीमेंट करेंगे ग्लोबल मीथेन प्लेस के रूप में। और मार्स सेटअप पार्ट है यूरोप का इंटरनेशनल मीथेन मिशन ऑब्जर्वेटरी स्ट्रेटजी। और इनका मतलब है कि हम जो मीथेन का मिशन है उसमें फ्यूल सेक्टर के पीछे कम से कम इसका उपयोग कर सकें। ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हिमालय ग्रे लंगूर चर्चा में है, और ये हमको हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान, नेपाल में देखने को मिलता है। आयुष्मान स्टैंडर्ड आपका इंडेंजर्ड है, जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक है। फ्लावर, फ्रूट वगैरह ये सारी चीजें देखते हैं। और इनको ग्रे लंगूर, चंपा लंगूर भी बोलते हैं, स्केर्ड लंगूर, और इनको बंगाल स्केर्ड लंगूर, हनुमान लंगूर, इट वाज सेपरेटेड स्पीसीज, तो बाद में इन दोनों को सेपरेट किया गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका आयुष्मान स्टैंडर्ड क्या है, यही भी पूछेंगे। और इसका इनके जो अल्टरनेटिव नाम होते हैं वो भी आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद चर्चा में है कि इनको 11 नवंबर को इनको नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। काफी फेमस पर्सनालिटी है, देश की स्वतंत्रता में इनने काफी अच्छा काम किया। प्रधानमंत्री जी ने इनको ट्रिब्यूट किया। इनका जन्म मक्का में हुआ, जो सऊदी अरेबिया में है। इनके कुछ पब्लिकेशन है, इनको आप याद रखिएगा। गुबार ए खातिर, इंडिया विंस फ्रीडम, ये महत्वपूर्ण बुक है। वीकली ने किया, अल लाल अल बगा इनने किया। ठीक है। और ये इनने क्या किया, हाईएस्ट इनको भारत रत्न भी 1992 में मिला। ये फाउंडर है जामिया मिलिया, जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसके, जो दिल्ली में है, उसके फाउंडर हैं, खिलाफत लीडर रहे हैं। ठीक है। और 11 नवंबर को इनकी याद में नेशनल एजुकेशन डे भी मनाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद ये पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। प्री इंडिपेंडेंट इनने खिलाफत मूवमेंट चलाया, जिसमें ब्रिटिश के अगेंस्ट बात की। ठीक है। भारत और कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी आपस में जुड़े, और एक होकर ने ब्रिटिश को बाहर करने के प्रयास किए, लेकिन उसमें बाद में कुछ नेगेटिव इंप्लीकेशन भी हुए, जो आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। और नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट था उसमें भी इनने सहयोग किया। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रोसेस बिकम गांधी, इस फिलॉसफी पे काम करते थे। और इनने वल्लभ भाई पटेल से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ भी काम किया। ठीक है। मौलाना आजाद नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में भी काफी जो कि 1928 में आई, नेहरू, मोतीलाल नेहरू इसके चेयरमैन थे। ठीक है। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे, जैसा आप इनको देख पा रहे हैं। अब क्या हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने इनकी स्टेचू रिवील की है, और इस स्टेचू का नाम उनने दिया है स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो कि बेंगलोर शहर में की है। फर्स्ट एंड टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टेचू है फाउंडर सिटी, इनने जो बेंगलोर सिटी है उनको फाउंड किया था, उस सिटी को। और इनका नाम है नादा प्रभु कैंपेगौड़ा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। विजयनगर एम्पायर में ये कबीले सरदार के रूप में काम करते थे 16वीं सेंचुरी में। और 1527 में इनने बेंगलोर सिटी की स्थापना की, फाउंडेशन के रूप में कार्य किया। और वोक्कलिंगा कम्युनिटी डोमिनेंट थी ओल्ड मैसूर में, उनने साउथर्न पार्ट में इसको कर्नाटक के रूप में देखा। ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सक्सेस थे मुरासु गोवंडा लीनेज के, गौड़ा कम्युनिटी के संबंध में काम करते थे, बिलोंग करते थे। और यहाँ पे कुछ सोशल इवल थे, उनके अगेंस्ट इनने काम किया, जैसे बांदी दोबारू ये प्रथा थी,
ये जो अनमैरिड वुमेन थी उनकी लेफ्ट हैंड की जो फिंगर थी उनको कटिंग किया जाता था। तो इस प्रथा को आप याद रखेंगे, आपसे पूछी जा सकती है क्या है, बांद वांदी देवारू। और इनने इस क्षेत्र में काफी एग्रीकल्चर नीड के लिए, ड्रिंकिंग पानी के लिए काफी टैंक, 1000 से अधिक लेक का निर्माण करवाया। लिटरेचर इनका काफी यक्षगान प्ले तेलुगु में किया, जिसको गगन रिबलासा बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इनकी मूर्ति राम बंजी सुतार ने बनाई है। मिस्टर सुतार ने आल्सो इन स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में बनाया है, महात्मा गांधी की स्टेच्यू बेंगलोर में बनाई है। ठीक है, बहुत सारे स्टेच्यू इनने काम किया है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखेंगे। हाउस अरेस्ट चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो गौतम नवलखा है उनको हाउस अरेस्ट करने की अनुमति दी है। और ये भीमा कोरेगांव के जो कोरेगांव केस के क्या है, एक्यूज हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक्चुअली क्या है, हाउस अरेस्ट को हम क्या करते हैं, होम डिटेंशन भी बोल सकते हैं। और इसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत सेक्शन पास में स्टेट चाहे तो उनको डिटेन कर सकता है इंडिविजुअली इन सच प्लेस अंडर सच कंडीशन या अप्रोप्रिएट कंडीशन में डिटेन कर सकता है। ठीक है, और इनको रिमूव भी कर सकता है स्टेट। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, अफजल खान चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि इनकी जो महाराष्ट्र में प्रतिमा थी अफजल खान टॉम, उनको डिस्ट्रॉय किया गया। सतारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि आपने ऐसा क्यों करवाया। आदिल शाही डायनेस्टी थी उनमें जनरल थे, बीजापुर सल्तनत से संबंधित थे। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाली सल्तनत यहाँ से संबंधित थे। इनने 1659 में बीजापुर गवर्नमेंट ने अफजल खान को सेंड किया कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज को जाओ, उनसे परास्त करके आओ उनको। लेकिन बैटल ऑफ प्रतापगढ़ में इनको मारा गया, जो कि सतारा के पास था। आदिल शाही डायनेस्टी थी, यूसुफ आदिल शाह ने इनको स्टेब्लिश किया, इस डायनेस्टी को। बीजापुर से संबंधित है। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक व 1489 से 1686 तक रही। और बाद में औरंगजेब एम्पायर ने इस डायनेस्टी को अपने आप क्या कर लिया, इंटीग्रेटेड कर लिया। इस बात को ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण पूछी जा सकती है। छत्रपति शिवाजी की ये जगदम्बा है। एक्चुअली इसको ब्रिटेन में है, इसको लाने का प्रयास किया जा रहा है लंदन से। बाई 2024 तक 350वीं जब एनिवर्सरी बनाएंगे मराठा रूरल एम्पायर से, मतलब कि इनके छत्रपति शिवाजी की। शिवाजी जो फोर्थ थे, उनने जेन्युइन तरीके से इनको गिफ्ट नहीं किया था, इनके जबरदस्ती रूप से इनको किंग एडवर्ड 7 को गिफ्ट किया और इनके द्वारा बेल्स को दे दिया गया 1875-76 में। प्रथम रूप से लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने इनका प्रयास किया कि वापस लाई जाए, लेकिन नहीं लाई गई। अब इसको वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग चर्चा में है। पाकिस्तान क्या चाहता है कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग हो। एक्चुअली पाकिस्तान में क्या होता है, जो हमारा जो शरिया लॉ है, इस्लामिक लॉ है, उनमें जो आप ब्याज लेते हैं उनको पाप माना जाता है। ठीक है, तो पाकिस्तान में एक्चुअली सरकार चाह रही है कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग हो। अगर आप कहीं से लोन लेते हैं बैंक से, तो आपको इंटरेस्ट ना लगे। और जो इंटरेस्ट लिया जाता है उसको बोलते हैं इस्लाम में, शरिया में, रीवा। ठीक है, इस शब्द को ध्यान रखेंगे, रीवा। रीवा क्या है, इंटरेस्ट ऑन टेकिंग ऑन लोन। ठीक है, इतना चर्चा में है। इस्लामिक बैंकिंग चर्चा में आए तो आप बताएंगे कि इंटरेस्ट फ्री है, रीवा क्या है, एक लोन इंटरेस्ट है ऑन लोन पे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चर्चा में है। एक डायरेक्टर विजिट की COP27 जो शर्मा लेक में इजिप्ट में हो रहा है। ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ओनली सोलर सेक्टर में काम करती है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। कंपनी एक्ट और 1956 के तहत ये काम करती है। 2016-11 में इनका स्टेब्लिश किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी में ये नोडल मिनिस्ट्री है इनकी। और फंडिंग, वायबिलिटी के फंडिंग, साझा संबंध, सोलर पार्क स्कीम, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप संबंधी काम करती है। ठीक है, अभी एक न्यूज है कि रसिया ने जो यूक्रेन है उनने जो खैरसन का जो प्रांत है उन्हें वापस ले लिया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण न्यूज है, इसलिए चर्चा में है। इसके अलावा महत्वपूर्ण मेलिटपुल, बखमुत, लायमान, खरकी, बालकालिया, तो इनको आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। लोहांस, दोनस्ताक, मारिपुल और यहाँ पे जयप्रोजिया ओब्लास्ट। ठीक है, इस बात को, इस मैप को आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। कतर चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है।
तो जैसा आप देख पा रहे हैं, कतर यहाँ है, राजधानी दोहा है, और बहरीन है मनामा, और इधर आपको मिलेगा कुवैत। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये ईरान है, ये सऊदी अरेबिया है, ये यूएई है, ये ओमान वाला पार्ट है, छोटा थोड़ा सा ये यमन का ही पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पर्शियन गल्फ में देखने को मिलता है। और ये आपका स्ट्रेच ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे टेंशन लगातार बनी रहती है। बंदर अब्बास यही है। इधर आपको थोड़ा जाएंगे तो चाबार पोर्ट है, जो पाकिस्तान का है, या ग्वादर इधर है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप को लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप इस मेल आईडी पे क्वेरीज अपनी कर सकते हैं। और लगातार अपने सपनों को पूरा करते रहिए, और लगातार पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।